कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय से, जहां यूएस फौज के लड़ाकू विमान पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी। लुइस अपने साथियों फौजियों के साथ जापानी आइलैंड नारू को तबाह करने के मिशन पर निकला था। जल्दी उन्होंने निशानों पर बम धमाके कर दिए और अचानक कई जापानी प्लेन ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर लगातार हमला करने लगी। इससे उनके विमान के कई हिस्से टूट गए और ब्रेक से भी फेल हो गई, पर पायलट फिन जैसे तैसे वहां से बाहर निकाल कर अपने बेस पर ले आया और आखिरकार ब्रेक न होने की वजह से बड़ी मुश्किल से उनके लैंडिंग हुई। फिर हम देखते कि कई साल पहले लुइस अपने बचपन में काफी शैतानियां करता था। वो सिगरेट और शराब पीता था और तो चोरी भी करने लगा था। एक दिन वो सिप कर शराब पीते हुए अपने बड़े भाई का बेसबॉल मैच देख रहा था। अचानक एक गार्ड ने उसको देख लिया, लेकिन वो जबरदस्त रफ्तार से भाग निकला। जब उसके भाई पीट ने उसको इतना तेज भागते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर लुइस दौड़ में हिस्सा ले वो आसानी से जीत सकता है। इसलिए पीट उसे अब ट्रेनिंग देने लगा। कुछ ही सालों में लुइस इतना तेज दौड़ने लगा कि अब वो कोई भी दौड़ आसानी से जीत जाता। इस वजह से वो तूफान के नाम से मशहूर हो गया। एक बार तो उसने 1.5 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करके देश के हर स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी वजह से लुइस को अमेरिका की तरफ से 1970 में एक ओलंपिक में जाने का मौका मिला। जाने से पहले उसने अपने भाई को गले लगाकर उसका शुक्र ज्यादा किया। जाते वक्त पीट ने उसको समझाया कि एक पल का दर्द से जिंदगी भर की थोड़ा दिला सकता है। इसके बाद दौड़ का दिन आया। लुइस 5000 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहा था। उसका पूरा परिवार रेडियो पर दौड़ के समाचार सुन रहा था, मगर जल्दी कई मजबूत खिलाड़ियों ने लुइस को पीछे छोड़ दिया और लुइस भी पूरा जोर लगाकर दौड़ा और कई खिलाड़ियों से आगे निकल गया। मगर आखिरकार उसने 8वें नंबर पर दौड़ खत्म की और अब उसने अगले ओलंपिक्स जो कि 1940 में टोक्यो में होने वाली थी उसमें गोल्ड मेडल जीतने का फैसला किया। मगर जल्दी दूसरे विश्व युद्ध की शुरू होने से उसका सपना चकनाचूर हो गया। वर्तमान समय में प्लेन लैंड करने के बाद फिल ने भगवान का शुक्र अदा किया तो लुइस ने कहा कि उसे भगवान पर यकीन नहीं है। खैर अगले दिन से लुइस दौड़ने की ट्रेनिंग में लग गया और उसकी रफ्तार देखकर उसके सभी साथी भी हैरान रह गए। फिर एक दिन लुइस और उसके टीम को गुम हो चुके प्लेन को ढूंढकर उसके लोगों को बचाने का मिशन दिया गया। इस बार फिर से उसे टूटा फूटा प्लेन दिया गया, मगर वो जैसे तैसे इसकी मरम्मत करके उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। मगर फिर अचानक से ही हवा में एक इंजन फेल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ करते दूसरा इंजन भी फेल हो गया और उनका प्लेन सीधा समुद्र में जा गिरा। इस दुर्घटना में 8 फौजियों की मौत हो गई और सिर्फ लुइस फिल मैक जिंदा बच पाए। जैसे तैसे वो तीनों इमरजेंसी राफ्ट फैलाकर ऊपर आए और अपने आप को शांत किया। मैक तो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था, मगर बाकी दोनों में हौसला बाकी था। उनके पास खाने को कुछ ही चीजें थी और पीने के लिए एक बोतल पानी। लुइस ने कहा कि वो सुबह और रात को सिर्फ एक ही चॉकलेट का एक टुकड़ा खाएंगी और दिन में 2 घूंट पानी पिएंगे। फिर रात को उन्हें इतनी कड़ाके की ठंड में सोना पड़ा। अगली सुबह उनकी एक प्लेन की आवाज से उनकी आँख खुली। उन्होंने बंदूक चलाकर प्लेन का ध्यान खींचने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में लुइस ने देखा कि चॉकलेट के सारे डिब्बे तो खाली थे, क्योंकि सारी चॉकलेट तो मैक खा गया। ये देखकर लुइस को काफी गुस्सा आया, मगर उसने किसी तरह खुद को रोका और अब उन्हें समुद्र में बिना खाने और पानी की न जाने कितने दिन गुजारने थे। पर तभी अचानक एक पक्षी उनकी कश्ती पर आकर बैठ गया और अब वो भूखे फौजी एकदम से उस पर झपट पड़े। उन्होंने उस पक्षी को खाकर अपनी भूख शांत की, मगर जल्दी उन तीनों को उल्टी आ गई। इसके बाद उन्होंने पक्षी के मांस को पानी में डालकर मछलियां पकड़ने का फैसला किया। जल्दी उन्हें एक मछली मिली और सबने मिलकर उसे खाया, मगर धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अचानक एक रात समुद्र में जोरदार तूफान आया और वो कहने लगा कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मगर लुइस ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, अगर तू है तो आज मुझे बचा ले। अगर आज मैं बच गया की तो मैं अपनी सारी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिताऊंगा। अचानक एक चमत्कार हुआ और वो तीनों उस तूफान से बच निकले। अगली सुबह बारिश हुई और उन तीनों ने खुशी खुशी बोतलें भरकर पानी पिया। कुछ समय बाद तो वो एक शार्क को पकड़ने में कामयाब रही, जिसका मांस खाकर उन्होंने कई दिन तक गुजारा किया। धीरे धीरे उन्हें समुद्र में 27 दिन हो चुके थे और फिर आसमान में उसे एक और प्लेन दिखाई दिया। उन्होंने फिर से बंदूक चलाकर प्लेन को बुलाया और प्लेन उनकी ओर मुड़ भी गया, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि ये एक अमेरिकी नहीं जापानी प्लेन था। प्लेन के फौजी उन पर गोलियां चलाने लगी और वो तीनों पानी में कूद गए और किसी तरह
उन्होंने अपनी जान बचाई। बाद में प्लेन वापस चला गया और वो तीनों किसी तरह ऊपर आ गए, मगर अब उनकी किश्ती की हवा निकल रही थी। उन्होंने तुरंत सेतु पर टेप लगाई और ऊपर आ गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और तीनों इस कश्ती में सिमट कर बैठे थी और अब उन्हें समुद्र में फंसे 40 दिन हो चुके थे। मैक की हालत काफी खराब थी और जल्दी उसकी भूख की वजह से मौत हो गई। लुइस और फिल ने दुखी मन से उसकी लाश को ढका और पानी में बहा दिया। इसके बाद वो भी जैसे जैसे दिन काटने लगी, पर अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो बोल भी नहीं पा रहे थे। 47वें दिन बदकिस्मती थी जब पानी प्लेन उनके पास आया और फौजी ने उन्हें बंदी बना लिया। अब लुइस और फिल को गुलामी की तरह अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। वह उन्हें खाने के लिए थोड़े चावल से मिले और वो भूखे कुत्ते की तरह सब कुछ निकल गए। फिर एक दिन जापानी कर्नल ने उन्हें बुलाकर अमेरिकी बम के बारे में पूछताछ की, जिसकी जानकारी लेकर लुइस और फिल को टोक्यो की जेल में भेज दिया गया। फिर वहाँ से उन्हें अलग अलग कैंप्स में ले जाया गया। लुइस अमूरी डिटेक्शन सेंटर में था, जहाँ वटेनबे नाम के निर्दयी ऑफिसर का हुक्म चलता था। जब वटनशेर जेल के नियम बता रहा था तो लुइस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और इस जुर्म के लिए वटनाबो ने उसे बुरी तरह पीटा। फिर उन्हें पूरा दिन खड़े रहने की सजा मिली। रात को कैंप में लुइस की मुलाकात बाकी अमेरिकी फौजियों से हुई। फिर अगले दिन वटनाबो ने सभी कैदियों को इकट्ठा करके उन कैदियों को सौंपा जिनमें कोई न कोई हुनर था। उसने देखा कि लुइस पहले दौर में ऐसा था, इसलिए उसने लुइस और जापानी ऑफिसर के बीच दौड़ करवाई, मगर भूख की वजह से उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, इसलिए वो जमीन पर गिर गया। इसके बावजूद भी वटनाबो ने उसे बुरी तरह पीटा। ऐसा लग रहा था कि वटनाबो को लुइस से कुछ ज्यादा ही नफरत है। इधर अमेरिकी कैदी किसी तरह अखबार चुराकर युद्ध की सारी जानकारी रखते थे, पर एक दिन अखबार चोरी करने वालों को जापानी फौजी ने पकड़ लिया और उसे कुत्तों की तरह पीटा जाने लगा। बाकी कैदी और लुइस उसे देखने के अलावा कुछ न कर सकी। कुछ दिन बाद लुइस को अपने घर संदेश भेजने का मौका मिला, जिसके जरिए वो अपने परिवार को बता सके कि वो जिंदा है। असल में यूएस सरकार के मुताबिक प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो गई थी। आखिरकार उसे रेडियो स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे अपना संदेश रिकॉर्ड करना था और साथ ही लुइस पर ये झूठ बोलने का दबाव बनाया गया कि जहां उस पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, ताकि अमेरिकी सरकार पर जापानी कैदियों को ढंग से रखने का दबाव बन सके। इसके बाद लुइस को काफी समय के बाद अच्छा खाना खाने के लिए मिला, मगर इसके बाद जापानी ऑफिसर ने अमेरिका के खिलाफ भाषण देने को कहा, जिसके बदले से जापान में अच्छी जिंदगी बिताने का लालच दिया गया। मगर लुइस अपने देश के साथ गद्दारी करने को हरगिज़ तैयार नहीं था, इसलिए उसे वापस जेल कैंप में भेज दिया गया। जब वो लौटा, वटनाबे ने उसे कहा कि लुइस भी उसकी तरह ताकतवर है, कि अगर वो युद्ध में ना होते तो वो शायद अच्छे दोस्त होते। क्योंकि लुइस ने ऑफिसर की बात नहीं मानी, इसलिए वटनाबे ने सभी कैदियों को इसके मुंह पर मुक्का मारने का हुक्म दिया और ये सजा पूरा दिन जारी रही और अंत में लुइस का चेहरा जख्मी हो गया। फिर एक दिन ऑफिसर के मनोरंजन के लिए कैदियों को सिंड्रेला नाटक करने का हुक्म मिला। इस दौरान वटनाबे ने लुइस को बताया कि वो अब सार्जेंट बन गया है, इसलिए वो हमारी डिटेक्टिव सेंटर से जा रहा है। उसने लुइस से कहा कि मुझे बधाई दो, लेकिन लुइस एकदम शांत रहा। वटनाबे के जाने के बाद कैदियों की जिंदगी काफी बेहतर हो गई, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला। अचानक दूसरे देशों ने साथी के शहर में बम धमाके शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सभी कैदियों को नाइसो कैंप भेज दिया गया। जहाँ पहुंचकर लुइस ने देखा कि जहाँ का ऑफिसर कोई और नहीं वटनाबे ही था और वटनाबे को देखते उसे वही चक्कर आ गई। वटनाबे ने भाषण दिया और बिना वजह लुइस को फिर से मारा। अगले दिन सभी कैदियों को कोयले के बैग जहाज पर चलाने की सजा मिली। इन बैग का वजन और भूख प्यास के चलते कई कैदी बेहोश होकर पुल से नीचे गिरकर मारे गए। एक दिन लुइस को ज्यादा ही थकावट की वजह से जमीन पर लेट गया तो फौजी से पकड़कर वटनाबे के पास ले आई। वटनाबे ने उसे अपने सिर पर भारी भरकम लकड़ी उठाने की सजा दी। अगर उसने लकड़ी गिराई तो उसे गोली मार दी जाएगी। बेचारा लुइस मरने की हालत में भी जैसे तैसे लकड़ी को उठाए खड़ा रहा। सभी कैदी उसका जज्बा देखकर हैरान रह गए और धीरे धीरे लुइस की जीत की नारे लगाने लगी। ये सुनकर लुइस का जोश और बढ़ गया और उसने वटनाबे की आंखों में आंखें डालकर लकड़ी और ऊंची उठा दी। ये देखकर वटनाबे गुस्से से बढ़ उठा और उसने लुइस को खूब पीटा। अगले दिन जापानी ऑफिसर ने ऐलान किया कि युद्ध खत्म हो चुका है और उसने सभी कैदियों को पास ही की नदी में नहाकर आने के लिए कहा। पहले तो कैदियों को लगा कि उन्हें मार दिया जाएगा, पर अचानक आसमान से अमेरिकी प्लेन गुजरा और वो समझ गए कि आखिरकार युद्ध खत्म हो गया है। सारे कैदी बेहद खुश हुए और नाच गाकर जश्न मनाने लगी। इसी बीच लुइस वटनाबे से मिलने गया। तब तक वटनाबे बाकी जापानी फौजियों के साथ वहाँ से भाग गया था। तब लुइस जमीन पर बैठ गया और वटनाबे की बचपन की तस्वीर देखने लगा। आखिरकार
लुइस और बाकी कैदी अपने देश वापस लौट आए, जहाँ उनके परिवार उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये एक सच्ची कहानी है जहाँ बाद में लुइस ने शादी की और उसके 2 बच्चे भी हुए और उसका भाई फिर भी जंग से जिंदा लौट आया। उधर वटनाबे वेश बदल कर छुप गया क्योंकि युद्ध में किए हुए उसके अत्याचार की वजह से उसे सजा सुनानी जानी थी। वही लुइस ने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में बिता दिया, जो कि उसने भगवान से वादा किया था, और साथ उसने बुरे समय को बुलाकर जापानियों को माफ कर दिया और वो कई जापानी लोगों से भी मिला, लेकिन वटनाबे ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। आखिरकार 80 साल की उम्र में ओलंपिक में दोबारा दौड़कर उसने अपने सपने को पूरा किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।